नमस्कार साथियों। आज हम लोग पर्यावरण के बारे में जहां से कल मैंने छोड़ा था उसकी आगे चर्चा करना है, ठीक है ना। तो कल मैंने बताया था कि बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं ऐसी जो है ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी जो स्वयंसेवी संस्था है वो क्या क्या काम कर रही है, किन स्तरों पे काम हो रही है, उसके बारे में हम लोगों को बेसिकली जानना है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो है आपका पर्यावरण जागरूकता, ठीक है ना। क्या है पहला नंबर में आपका पर्यावरण जागरूकता, ठीक है। ये हो गया। ये सब जो है ना स्वयंसेवी संस्था लोगों के पास जाकर के, आम लोगों के पास जाकर के लोगों को ये बताती है कि पर्यावरण हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, कितना ज्यादा मायने रखती है। अर्थात लोगों में ना अवेयरनेस लोग फैला रहे हैं, जो स्वयंसेवी संस्था से लोग जुड़े हुए हैं। तो पर्यावरण जागरूकता हो गया। दूसरा नंबर में है आपका जो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उसका विकास प्रचार करना, ठीक है, और प्रसार करना। क्या है दूसरा नंबर में कि जो ऊर्जा के गैर परंपरागत है ना, गैर परंपरागत स्रोत की प्रचार प्रसार, ठीक है ना, प्रसार और विकास, ठीक है। इसके बारे में लोगों को बताना कि जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हो गया, जैसे कि जल चक्र हो गया, जल से जो ऊर्जा हम लोग उत्पन्न करते हैं वो हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, भूमंडलीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया। ये सब हम लोग को गैर परंपरागत, सौर ऊर्जा गैर परंपरागत के अंतर्गत आता है। परंपरागत का मतलब कि जो पूर्वजों से इस्तेमाल होते आ रहा है वैसे ऊर्जा स्रोत को हम लोग परंपरागत स्रोत कहते हैं, और गैर परंपरागत उसको कहते हैं जो अभी अभी इन्वेंटेड हुआ है ना, नया नया इन्वेंटेड हुआ है, वैसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो पर्यावरण को सुरक्षित करने में गैर परंपरागत स्रोतों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि अगर परंपरागत स्रोत का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो वो जल्दी खत्म होगा और उससे पॉल्यूशन भी ज्यादा फैलता है। लेकिन अगर गैर परंपरागत स्रोतों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रदूषण जो है वो ज्यादा नहीं फैलता या प्रदूषण ना के बराबर होता है। जैसे अगर सौर ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किसी ईंधन को हम लोग जलाते नहीं है, बल्कि सूर्य की विकिरणों से आने जो ऊर्जा हमें मिलती है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग बिजली बनाते हैं, यानी कि पानी से जब बिजली बनाते हैं तो उसमें भी किसी ईंधन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो ये सब गैर परंपरागत हो गया। तीसरा नंबर में वृक्षारोपण तथा प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है। क्या है तीसरा नंबर में कि वृक्षारोपण करना है, वृक्षारोपण एवं प्रदूषण नियंत्रण ये भी जरूरी है। देखिए पर्यावरण को सबसे ज्यादा बचाना है तो कैसे बचाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो सबसे ज्यादा उस पे फोकस करना है हम लोग को वृक्षारोपण पे, यानी कि जितने ज्यादा जंगल पेड़ पौधे होंगे उतना ही हमारा पर्यावरण स्वच्छ और साफ वातावरण होगा, ठीक है ना। तो पहला क्या करना है, वृक्षारोपण करना है, और नेक्स्ट क्या करना है तो प्रदूषण पे भी नियंत्रण रखना है। वृक्षारोपण करने के साथ साथ हमारे यहाँ इतने सारे इंडस्ट्रीज एरियाज आज के डेट में हो गए, फैक्ट्री खुल गए हैं, सड़क हो गए हैं, रेल मार्ग है, वायुयान की यातायात सुविधा बढ़ गई, कई सारे जो पॉल्यूशन के कारक है उस पर भी नियंत्रण अगर कर लिया जाए तो प्रदूषण को नियंत्रित करके भी हम लोग अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके बाद है आपका वन संरक्षण करके, है ना, वन संरक्षण। चौथा नंबर में क्या है कि वन संरक्षण। इसमें वो जो सबसे ज्यादा जो फेमस चीज है वह एक आपको पढ़ना चिपको आंदोलन के बारे में, चिपको आंदोलन, ठीक है ना, चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ना है। वन को संरक्षण करना, आज के डेट में जितना जंगल बच रहा है, जितना वन बच रहा है,
वन को बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं करना चाहिए, ठीक है ना। उसको संरक्षित करना है, जितना सिकुड़ चुका उससे ज्यादा ना सिकुड़े, उतना ही पर लिमिट रहे। अगर हो सके तो वो फैले तो अच्छी बात है, और अगर फैला नहीं सकती तो उससे जितना ज्यादा हो सके उतना हमें क्या करना है, उसको सुरक्षित करना है। जिसमें हम लोग एक आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, चिपको आंदोलन के बारे में, क्यों हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था, इनके सूत्रधार कौन कौन थे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला है वन्य जीव संरक्षण। 5वां नंबर में क्या है, तो वन्य जीव संरक्षण है। देखिए वन में रहने वाले जो जीव होते हैं उनका भी संरक्षण काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा है, अगर हम लोग जो हमारे पास प्रजातियां बची पड़ी हैं, अगर उन प्रजातियों को ना बचाया जाए तो आने वाला टाइम में वो प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। वो प्रजातियां क्या हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी। 6ठा नंबर में जो आपका जल प्रबंधन, क्या है, 6ठा नंबर में जल प्रबंधन। अब देखिए जल प्रबंधन, जिस प्रकार से पेड़ पौधे को बचाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक हमारा जल प्रबंधन भी है, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पीने का जो पानी है ना वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, लिमिटेड स्टॉक है। अगर वो खत्म हो जाएगा तो पीने का पानी नहीं मिलेगा। देखिए नदी का पानी तो बहुत है, समुद्र का पानी बहुत है, लेकिन समुद्र का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खड़ा है ना, कठोर वाटर है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। पीने के लिए, सिंचाई करने के लिए, नहाने के लिए, तमाम जो भी यूजेज होता है पानी का, वो सभी के सभी पानी हम लोग जो मृदु जल होते हैं उसका ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, खारे पानी का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए जल प्रबंधन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि मायने रखता है। नेक्स्ट है आपका जो वनवासी है ना उनका आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, ठीक है, क्या करना है। नेक्स्ट नंबर में जो हम लोग को पढ़ना है, जो आपके जो गैर सरकारी संस्थान है ना, वो ये लोगों को प्रोत्साहन करती है कि जो वनवासी है ना, जो वन में रहने वाले जीव हैं उनका, वनवासियों का आर्थिक, ठीक है ना, आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। क्या हो सके, सामाजिक विकास। देखिए जो जंगल में रहते हैं अगर उनका आर्थिक और सामाजिक विकास अगर नहीं होगा तो वो जंगलों को ही काटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास कमाने के लिए यानी कि आर्थिक रूप से कोई संपन्नता नहीं है, सामाजिक उनके साथ समाज में वो रहे नहीं है, तो समाज के साथ मिलजुल नहीं किए तो उनका उस प्रकार सा विकास भी नहीं हो सका। तो ये जो गैर सरकारी संस्था होती है ना इस बात पे ज्यादा ध्यान देती हैं कि उन लोगों को जो जंगल में है, जो आदिवासी के रूप में रह रहे हैं, उन लोगों का हर संभव प्रयास होता है कि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके, जिससे कि हमारे पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, ठीक है। तो ये गैर सरकारी संस्था काम करती है, इन सब टॉपिक्स पे वो काम करती है, ये सब जो बातें हैं ना इस पे भी काम करती है। अब नेक्स्ट हम लोग को एक मैंने अभी आपको बोला कि एक चीज हम लोग पढ़ना है, एक आंदोलन के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है चिपको आंदोलन, ठीक है। क्या नाम है, चिपको आंदोलन के बारे में, ठीक है। चिपको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन क्या है। देखिए जो भी जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, वनवासी जो होते हैं, उनको वनों से काफी ज्यादा लगाव होता है। इट मीन कि वो जंगल में ही रहते हैं, उनका घर मतलब जंगल है, उनका लालन पालन यानी कि जीवन यापन का आधार जंगल है, तो वो जंगल से काफी ज्यादा भावनात्मक रूप से लगाव उनका होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि ये पहले ही था, आज के डेट में भी जो लोग जंगल में रहते हैं उनका भाव और लगाव जो जंगल से उतना ही है, ठीक है ना। तो वनों को संरक्षण करना, ये वनवासी जो होते हैं ना काफी ज्यादा उसमें मदद करते हैं, ठीक है। वो वनों को कभी नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन 1970 के दशक में, कब की बात है ये, तो 1970 के दशक की बात है। 1970 में, ठीक है, उत्तराखंड में जो गढ़वाल जिला है उस जगह पे, गढ़वाल जिला की जो एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है रेनी, उस जगह पे क्या हुआ
कि वहां के जो जंगल है ना, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रेनी नामक ग्राम जो है, वहां पे काफी वनवासी लोग रहते हैं, आज भी रहते हैं, ठीक है। वहां के जंगलों में इमारती लकड़ी पाया जाता है। इमारती लकड़ी बोली तो जिससे कि हम लोग घर बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, तो इमारती लकड़ी उसमें पाया जाता है। इमारती लकड़ी के लिए वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं, ठेकेदार जो होते हैं, उनको काटना शुरू कर दिया, ठीक है। उनके हाथों से विनाश होना शुरू हो गया, जंगल कटने लगे। तो जंगल को बचाने के लिए वहां के जो स्त्रियां थी, ठीक है ना, जो रेनी ग्राम की जो स्त्रियां थी, वो पेड़ से लिपट गए, यानी कि चिपक गए, ठीक है। और चिपक करके पेड़ को बचाने के लिए अपने जान तक को दे दी। यही 3 सदी पूर्व भी एक ऐसा ही वाकया जो होता है राजस्थान में भी होता है। राजस्थान के जो खेजरी नामक ग्राम है, वहां पे भी स्त्रियों ने पेड़ को बचाने के लिए अपने पेड़ से चिपक गई और पेड़ से चिपक के अपनी जान को दे दी। इसी घटना को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पेड़ों को बचाने के लिए स्त्रियां जो है पेड़ों से चिपक गई थी और अब पेड़ों को बचाने के लिए अपना जान तक निछावर कर दी। इसलिए इस आंदोलन को, है ना, आगे चल के एक आंदोलन के रूप ले लिया, जिसे कि चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस घटना का जो समर्थन था वो सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति ने किया। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। और एक व्यक्ति और थे चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना, चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये दोनों ने मिलकर के चिपको आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। और ये जो है ये जो आंदोलन था आगे चल के बहुत ज्यादा मतलब लोगों को जागरूक फैलाने का काम भी किया। इसके अंतर्गत यहाँ के जो लोग थे ना, कार्यकर्ता के रूप में काम किए। हिमालय के जो क्षेत्र हैं उनमें लंबी लंबी पद यात्राएं की, यानी कि पैदल चले। और इस आंदोलन को सिर्फ ठेकेदार को रोका ही नहीं, बल्कि जो सरकार है और जो जनता है ना, उनको भी जागरूक करने का काम किया कि जंगल कितने ज्यादा जरूरी है। और लोगों ने जंगल बचाने के लिए अपने जान तक निछावर कर दिया, ठीक है। तो आगे चल करके सरकार का भी ध्यान इस ओर गया और ये जो चिपको आंदोलन है ये सफल हुआ, है ना। पेड़ को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए आंदोलन जो है काफी ज्यादा क्या हो गया, सफल हो गया। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है अपने वन्य जीव के बारे में, ठीक है ना। वन्य जीव यानी कि जंगल में रहने वाले जीवों के बारे में। देखिए, जिस प्रकार से जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, उनके क्षेत्रफल में कमी आते जा रही है। क्योंकि जो वन्य जीव है उन्हीं जंगलों में रहते हैं, जिससे हो क्या रहा है आज के डेट में कि उनका आवास स्थान छीनता जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, जिससे कि वहां पे जो जंगली जानवर है उनको सही ढंग से रहने का, खाने पीने का, आवास, भोजन नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ जो आज का डेट में जो मनुष्य है वो अपने मनोरंजन के लिए, अभी तो बहुत कम, लेकिन आज से 20 साल 30 साल पहले अगर देख लिया जाए तो मनुष्य क्या करते थे कि अपने मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है ना। जिसमें वो शिकार क्या करते थे, तो जंतुओं को मारते थे। किस लिए मार देते थे? तो उनके खाल के लिए, सिंग के लिए, उनके दांत के लिए, उनके हड्डी के लिए, उनके कस्तूरी के लिए, है ना, इन सबों के लिए जानवरों का शिकार किया जाता था। जिससे ऐसा वक्त आया कि बहुत सारे ऐसे जानवर है या वन्य जीव है आज के डेट में जो काफी ज्यादा खत्म हो चुके हैं, या फिर यूं कहे कि विलुप्त हो गए या विलुप्ति के कगार पर हैं। जैसे अगर बात की जाए बाघ की, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे भारत में बाघों की संख्या लगभग 2500-2600 के आसपास ही है, बची हुई है, ठीक है। जबकि आजादी के पहले या आजादी के टाइम ये लगभग 14-15 हजार के संख्या में थे और आज लगभग मात्र 2600 के आसपास में है।
क्यों? क्योंकि इनका शिकार होता गया। उसी प्रकार से राजस्थान में कस्तूरी मृग, आपने एक केस का भी सुना होगा जिसमें सलमान खान दोषी पाया गया था ना, उसमें एक कस्तूरी मृग का शिकार किया था। और भी असम में पाए जाने वाला एक सिंह वाला गेंडा, वो भी हमारे यहाँ अब लगभग विलुप्त के कगार पे जा चुका है। और भी कई प्रकार के जानवर, ठीक है ना, जो क्या हो चुके उनकी जनसंख्या घटती जा रही है, वो विलुप्त के कगार पे। वन्य जीव का जो प्रबंधन है, हमारे देश के प्रमुख वन्य जीव में जो वन जीव को बचाना है, जिसमें मेनली कौन कौन है, तो आपका बारहसिंघा, एक तो ये चूंकि विलुप्ति के कगार पे, इसको भी बचाना है। काला मिर्ग, ठीक है ना, काला मिर्ग, मिर्ग बोले तो हिरन, ठीक है ना, मिर्ग बोले तो हिरन। शेर हो गया आपका, शेर, बाघ, ये भी, हाथी, सफेद शेर, ठीक है, सफेद शेर, ये वाला आपका सफेद शेर हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, नीलगिरी में पाए जाने वाले लंगूर हो गए, मगरमच्छ हो गए, घड़ियाल हो गए और स्वर्ण लंगूर हो गए। ये सब जो प्रजातियां हैं आज के डेट में लगभग क्या हो गए, तो खत्म होने के कगार पे हैं, जिसका हमें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, वरना आने वाले हमारे जो पीढ़ी है ना, उनको देखने तक को भी नहीं मिलेगा। बस फोटो में देखेंगे कि भाई ये ऐसा बाघ होता है, ऐसा शेर होता है ना, उसके अलावा उनको कभी जू में भी नहीं दिख पाएगा ना, क्योंकि इसकी संख्या ही लगभग खत्म होने पर। तो ये बचाना, इसका प्रबंधन करना, इसका संरक्षण करना हम लोगों का दायित्व बनता है। इसके लिए भारत सरकार ने 1970 में वन्य एवं जो प्रकृति संरक्षण है, उसको 1970 में वन एवं प्रकृति संरक्षण दिवस या वर्ष घोषित किया था, वर्ष मनाया था। कब? 1970 को क्या किया था? वन्य जीव एवं प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति संरक्षण वर्ष, ठीक है, क्या मनाया था? वन्य जीव एवं प्रकृति संरक्षण वर्ष घोषित किया था या मनाया था। देश में पशु पक्षियों की जो रक्षा है, उसके लिए कई प्रकार के बिहार बोले तो वैसा खुला जगह जहां पे लोग आराम से घूम सकते हैं और वहां पे जंगली जानवर भी आराम से रह सकते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और अन्य प्राकृतिक जो क्षेत्र हैं, उनकी स्थापनाएं की गई हैं। आज देश में कई सारे आपको ये पार्क मिल जाएंगे, अभयारण्य मिल जाएंगे, जिसमें जानवरों को खुला छोड़ा गया है, खुला वो रहते हैं, घूमते हैं, शिकार करते हैं और उनका वो लोग शिकार करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, यानी वो पूरी तरह से वो सेव किया गया उस जगह को।